हेलो एंड वेलकम टू प्राइड द फ्यूचर एकेडमी। दोस्तों, मैं सभी का प्राइड एकेडमी में बहुत बहुत आपको पता है, प्राइड एकेडमी रिसेंटली यूपीएससी ईपीएफओ इंटरव्यूज का बैच लेके चल रहा है, जिसमें हम मोस्ट कंप्रहेंसिव प्रिपरेशन करा रहे हैं। इसके जो एलिमेंट्स हैं या इसके जो पिलर्स हैं वो ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि इसमें किन किन मुख्य चीज़ों पे हम बहुत अच्छे से ध्यान देने वाले हैं, जिसकी वजह से आपका जो प्रिपरेशन है वो एडवांस लेवल पे जा पाए, है ना। किस तरीके से जो एक जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था, इस वैक्यूम को कितने स्मार्टली हम इसको फुलफिल कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को एडवांस लेवल पे लेके जा सकते हैं। इस पर्सनालिटी टेस्ट में, इस इंटरव्यू का जो प्रिपरेशन है, इसमें अपने तैयारी को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, किस राइट अप्रोचेस के साथ पढ़ना है, कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको स्ट्रॉन्ग करना है, सारी चीज़ों के बारे में इस बैच में डिस्कस किया जाएगा। न केवल डिस्कस किया जाएगा, जबकि आपको पढ़ाया और बताया भी जाएगा, ठीक है। मैंने इसके 3 पिलर्स आपको बताए हैं कि इनमें 3 पिलर्स कवर किया जाएगा। सबसे पहले आपका डैप प्रिपरेटरी। डैप प्रिपरेटरी आपको दिया जाएगा, जो आपका बुकलेट होगा, आपके आधारित प्रश्न बनाए जाएँगे और आपके आधारित कुछ उसमें कंटेंट भी दिए जाएँगे पढ़ने के लिए, जो आपके डैप से रिलेटेड होंगे। दूसरा कंटेंट टू कॉन्सेप्ट क्लासेस, जिस क्लासेस में सारी जो चीज़ें हैं वो चलेंगी, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। इसके 2-3 क्लासेस हुई हैं, डेमो क्लासेस जा करके आपको निश्चित तौर पे देखना चाहिए। इससे आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हम किस तरीके से बैच को लेके चलने वाले हैं, क्या-क्या कितने डिटेल में चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें होंगी और तीसरा जो पिलर है वो है पर्सनैलिटी टेस्ट, सॉरी पर्सनल आपका ये असिस्टेंट, है ना? या पर्सनल गाइडेंस की बात कर लीजिए। तो पर्सनल गाइडेंस में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर, जो मेरा आंसर है वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है ना? इसको कैसे बैलेंस करना है सर, आप मुझे बताओ, है ना? या मान लीजिए कोई चीज़ है उसको समझ में नहीं आ रही, इन इन कितने डेप्थ में पढ़ने की आवश्यकता है, या अगर कोई बात है या कोई कोई टॉपिक है अगर बच्चे ने पढ़ी है या उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो नो डाउट उसको सारी चीज़ें बताई जाती हैं पर्सनल गाइडेंस के माध्यम से, ठीक है? तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं, इसके इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, जो मुझे लगता है कि इसको करने के बाद आपकी जो तैयारी है बहुत एडवांस लेवल पे चली जाएगी और नो डाउट इसमें बहुत एक्सपर्ट्स हैं जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता रहेगा जिनका, ठीक है? मैं अगर इसकी बात करूँ इस बैच की, तो आज इस बैच का को एनरोलमेंट करा लीजिए, क्योंकि 10 अप्रैल को इसका लास्ट डेट है ना? आज इसका जो एनरोलमेंट है, रजिस्ट्रेशन है, वो खत्म हो जाएगा, जिसके बाद आप नहीं कर पाएँगे। तो बेटर ये होगा कि आज जाकर के एनरोलमेंट कर लीजिए और जो भी सेवाएँ मिल रही हैं, जो भी आपको कंटेंट मिल रहा है, आप इसका अच्छे से लाभ उठा पाएँगे। और इसको एनरोलमेंट से पहले अगर प्राइड 01 अगर आप कोड यूज़ करते हैं, तो एडिशनली आपको ₹2000 ऑफ मिल जाता है, जो अपने आप में बहुत अफोर्डेबल हो जाता है। और मुझे लगता है कि इस अफोर्डेबल कॉस्ट के साथ आपको ये सारी जो तैयारी है बहुत ज़्यादा वर्थ लगेगी और आपको महसूस होगा कि नहीं, कुछ तो सीखने को मिला, कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ मेरे व्यक्तित्व में या मेरे प्रिपरेशन में, ठीक है? तो आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? आज की क्लास में हम नेटो के बारे में पढ़ेंगे। नेटो देखा जाए तो हमेशा न्यूज़ में रहता है ना? तो नेटो एक फ्लैश पॉइंट है, आप कह लो, एक फ्लैश पॉइंट है। तो इसको किस तरीके से पढ़ना है, इसमें क्या-क्या बातों का ध्यान रखना है, आज सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, ठीक है? सबसे पहले देखें कि नेटो क्या है ना? नेटो नेटो का आविष्कार क्यों हुआ? नेटो क्यों ऐसे न्यूज़ में आया या नेटो क्यों पिक्चर में आया, है ना? क्यों ज़रूरत पड़ी नेटो की कि जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो इसके मेंबर हो जाएँ, या उनको कैसा खतरा महसूस हुआ कि नेटो के मेंबर हो जाएँ? क्या यूएसएसआर से इतना बड़ा खतरा था? क्या यूएसएसआर टूटने के बाद जो रशिया था, क्योंकि 1991 में यूएसएसआर जब ब्रेक हुआ तो ये माना जा रहा था कि अभी जो रशिया है ना वो घायल शेर है ना? घायल शेर है और घायल शेर कभी पलट के वॉर कर सकता है, कभी पलट के युद्ध कर सकता है, कभी पलट के आपको जवाब दे सकता है। तो ऐसे में माना जा रहा था कि भाई डिफेंड कौन करेगा हमें, है ना? हमें सुरक्षा कौन देगा? तो ऐसे में सबका जो रुझान हुआ यूरोपियन कंट्रीज़ का, वो नेटो की तरफ हुआ। कहाँ हुआ? नेटो की तरफ हुआ। नो डाउट नेटो इसीलिए पिक्चर में आया और नेटो का जो विस्तार है 1991 के बाद बहुत तेज़ी से हुआ। अगर आप बात करिए अभी जैसे यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है, इसमें भी बहुत ज़्यादा गति आई है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से आप देख पा रहे हैं कि लोग इसके मेंबर्स बन रहे हैं, कंट्रीज़ इसके मेंबर्स बन रहे हैं। जैसे अभी बात कर लीजिए स्वीडन, स्वीडन इसका रिसेंटली मेंबर बना है। फ़िनलैंड की बात कर लीजिए या अन्य बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो इसके मेंबर्स बनना चाहती हैं, ठीक है? तो आगे हम सारी चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे कि ऐसा कौन-सा कारण है जिसकी वजह से नेटो पिक्चर में आया। तो सबसे पहले नेटो के बारे में देख लेते हैं ना? जो नेटो है, नेटो का जो फाउंडेशन है वो कब हुआ था? 1949 में हुआ था, है ना? इसका जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। इसके 32 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 32 कंट्रीज़ हैं। अभी स्वीडन बना है ना? 2024 की अगर बात कर लीजिए, तो स्वीडन इसका मेंबर बना है अभी। स्वीडन इसका मेंबर बना है। इसके फाउंडिंग मेंबर्स की बात कर लीजिए तो इसके 12 फाउंडिंग मेंबर्स हैं। 12 फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जैसे बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्ज़मबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ठीक है? इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। और अगर आगे बात कर लीजिए अगर आर्टिकल 5 का, तो आर्टिकल 5 जो नेटो का है ना, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। क्योंकि नेटो बनने का उद्देश्य क्या था कि सिक्योरिटी, सुरक्षा मिलना है। सुरक्षा किसको मिलना है? सुरक्षा किसको मिला? कंट्रीज़ को, जिसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनको सुरक्षा, है ना? तो ऐसे में जो आर्टिकल 5 पे कहता क्या है? आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर अगर कोई कंट्री है या इनके जो सदस्य हैं, 32 सदस्यों में से
किसी भी एक सदस्य पे किसी दूसरे कंट्री के द्वारा अगर अटैक किया जाता है, हमला किया जाता है, तो ऐसे में ये माना जाएगा कि जितने 32 मेंबर कंट्री हैं सभी पे हमला किया गया और सभी मिल करके जो दूसरी कंट्री है जिसने इस पे हमला किया उसके खिलाफ क्या करेंगे, जंग छेड़ेंगे या उसके खिलाफ लड़ाई करेंगे, रिटेलिएट करेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो ये इसका उद्देश्य था, ये इसका उद्देश्य है आर्टिकल 5 के अंतर्गत कि सिक्योरिटी सुरक्षा प्रोवाइड करना। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये एक साथ आएंगे और जो भी दूसरी कंट्री इन पे अगर युद्ध छेड़ेगी, कोई वॉर करेगी, तो ये सब मिल करके उसके खिलाफ जंग छेड़ेंगे या उसके मिल के खिलाफ ये फाइट करेंगे, लड़ाई करेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो ये नाटो का उद्देश्य था और इसीलिए आज के दौर में माना जा रहा है कि रशिया से जिस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज को खतरा महसूस हो रहा है या उसके जो नेबरिंग कंट्री को खतरा महसूस हो रहा है, नाटो की सदस्यता वो ले रहे हैं और ये एक मुख्य कारण है कि उनको ऐसी सुरक्षा मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर बात करिए सर नाटो पिक्चर में क्यों आया, अब देखिए नाटो के पीछे अगर आंतरिक मामला देखा जाए तो यूएसए है, नो डाउट। यूएसए और रशिया के बीच में बहुत पहले से आप देखेंगे टसल चलता आता है, हमेशा हमेशा कभी ये एक प्लेटफॉर्म पे अच्छे से नहीं होते हैं क्योंकि एक दूसरे के बहुत बड़े विरोधी आप कह लीजिए ये है। इसका कारण ये है कि दोनों सुपर पावर हैं और दोनों अपना जो पोजीशन है ना वो पूरे वर्ल्ड में बनाए रखना चाहते हैं, अपहोल्ड करना चाहते हैं लॉन्ग टाइम तक, बहुत लंबे समय तक। ऐसे में जो रशिया है, रशिया चाहता है कि कैसे हम यूएसए को नीचे कर पाए, यूएसए चाहता है कैसे रशिया को नीचे कर पाए ताकि अपने जो बेनिफिट्स है ना उसको हम क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट कर पाए या अपने बेनिफिट्स को अर्न कर पाए। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? सर सुपर पावर का मतलब क्या होता है? देखिए सुपर पावर से फायदा ये होता है कि जैसे सुपर पावर होने से जो छोटी कंट्रीज होती हैं या जो बड़ी कंट्रीज या जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, कम डेवलप कंट्रीज होती हैं, उन पे पहला दबाव होता है उनका, और दबाव में आदमी कुछ भी करा सकता है, आप ये करो वो करो। अभी देखिए जितने युद्ध चल रहे हैं, जितने इनस्टेबिलिटी वर्ल्ड में, कौन क्रिएट कर रहा है? ऑब्वियसली अगर 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 पर्दे के पीछे अगर बात किया जाए तो यही कंट्रीज करा रही हैं, है ना? क्यों? क्योंकि इनके बहुत सारे हथियार बिक पाए मार्केट में, या इनकी जो जीडीपी है हथियार की वजह से, आर्म्स की वजह से, या फिर जो मिसाइल्स हैं इनकी वजह से बूस्ट हो पाए। तो इसीलिए इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं और इनस्टेबिलिटी क्रिएट करने का मतलब ये होता है डिवाइड एंड रूल। अगर दो लोगों के बीच में अगर झगड़ा अगर लगाया जाए तो तीसरा आदमी दोनों के लिए बहुत ही चहेता हो जाता है ना? मेरी बात समझ पा रहे हैं? उसको भी असिस्टेंट देता है, उसको भी असिस्टेंट देता है। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से ये सुपर पावर बनना चाहते हैं। तो हमेशा डोमिनेंट पोजीशन इनका पूरे वर्ल्ड में रहे, इसीलिए इसी रेस में ये रहते हैं और इसीलिए यूएसए ने क्या किया, नाटो पिक्चर में लेके आया। नाटो से ये हुआ कि किस तरीके से रशिया को काउंटर किया जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? रशिया पे दबाव बनाया जाए। यूएसए ने ऐसा सोचा कि अगर नाटो आ जाएगा तो रशिया पे दबाव बनाया जाएगा, उसको काउंटर किया जाएगा। और नो डाउट रशिया इसीलिए थोड़ा चिढ़ जाता है। रशिया ये कहता है कि भाई अब तो मेरे दरवाजे पे अब ये आ गया नाटो, है ना? जैसे यूक्रेन की बात कर लीजिए, स्वीडन की बात कर लीजिए, तो ये क्या है, अब इसके दरवाजे पे आ गए। तो इनको इनको महसूस होता है कि सर ये तो साहब ये तो दरवाजे पे आ गए। तो वो अपने लिए थ्रेट मानता है, थ्रेट मानता है कौन? रशिया। तो इसीलिए दबाव बनाया जाता है। तो ये एक अंदर आप बात करिए तो पर्दे के पीछे की बात है, ये आपको डायरेक्टली इंटरव्यू में नहीं बोलना है, लेकिन ये उद्देश्य जरूर बता देना है कि नाटो के पीछे कारण क्या है, नाटो के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था यूएसए का। तो अपना जो सुपर पावर है ना उसको क्या करना, अपहोल्ड करके रखना उस पोजीशन को, और दूसरा रशिया पे दबाव बनाना है, रशिया पे प्रेशर क्रिएट करना ताकि उसके ऊपर ज्यादा खतरा न आए, यूएसए के ऊपर भविष्य में बहुत ज्यादा खतरा न आए। ये से कुछ उद्देश्य थे, ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से पिक्चर में आया। अब जैसे नेटो मेंबर्स जो थे ना, अब नेटो की बात है तो नेटो के पीछे फॉर्म करने का कारण क्या था? तो इसमें यह था कि जो 32 देश सदस्य देश थे ना वो एक साथ आए। नेटो के अब तक के सबसे अधिक समूह को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। अगर आप बात करिए तो नेटो में तो भाई ये बात हुई कि अगर नेटो आ जाएगा तो बहुत शांति आ जाएगी, बहुत स्टेबिलिटी आ जाएगी। किसी भी कंट्री को, किसी मेंबर कंट्री को ये सोचना नहीं पड़ेगा कि उसको पे किसी प्रकार का अटैक आएगा, किसी प्रकार का दबाव आएगा किसी अन्य कंट्री के माध्यम से, ठीक है, द्वारा। तो ऐसे में आया, लेकिन नाटो के आ जाने से भी क्या जो विश्व के हालात हैं वो ठीक है? क्या युद्ध बंद हो गए, है ना? क्या वॉर बंद हो गया? क्या स्टेबिलिटी आ गई? ऑब्वियसली नॉट। अभी आप देख रहे हैं जैसे यूएसए रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है ना? ये आप देखिए इजराइल जिस तरीके से युद्ध कर रहा है, तो ऐसे में इनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा क्रिएट हुई है। नाटो के अंदर अगर बात करें तो नाटो के अंदर भी जो इसके मेंबर्स कंट्रीज हैं उनमें भी बहुत सारे टसल या डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं। जैसे अभी स्वीडन इसका मेंबर हुआ, तो स्वीडन का विरोध टर्की ऑब्वियसली कर रहा था। टर्की विरोध इसलिए कर रहा था क्योंकि स्वीडन ऑलरेडी हमेशा बोलता आया है कि टर्की में बहुत ही ज्यादा ह्यूमन वायलेंस हो रहा है ना, और बहुत ही गलत चीजें चल रही हैं। तो ऐसे में जो टर्की थोड़ा स्वीडन से चिढ़ता रहता है। तो इसका ये एक और रूल है कि अगर नाटो के जो सदस्य हैं ना वो चाहेंगे तभी कोई दूसरा उसका मेंबर बन सकता है। अन्य जो कंट्रीज है तभी उसकी मेंबर बन सकती है, जब तक उसके मेंबर, अगर सिंगल मेंबर अगर नहीं चाहेगा कि वो मेंबर ना बने तो मेंबर नहीं बन पाएगा। ऐसे में टर्की तो काफी इससे चिढ़ा था, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली अगर आप देखिए तो स्वीडन उसका मेंबर बना।
तो ऐसे में नाटो के अंदर भी बहुत सारे विवाद चलते रहते हैं, बहुत सारे डिस्प्यूट चलते रहते हैं। तो ये एक मुख्य चैलेंज है। आज की क्लास में देखेंगे कि इसके मुख्य चैलेंजेस क्या-क्या है ना? और नाटो का उद्देश्य क्या है कि ये पिक्चर में आया, बहुत चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? और इसके मुख्य कंसर्न क्या है, मुख्य इश्यूज़ क्या हैं? तो अगर बात करिए तो अभी 75वां जो वर्षगांठ है वो मनाया जा रहा था नाटो के बारे में। नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, है ना? इसका जो फॉर्मेशन है वो कब कब किया गया था, है ना? कब किया गया था? 1949 में 4 अप्रैल 1940। तो इसके जो सेक्रेटरीट जनरल हैं, सेक्रेटरीट जनरल कौन है? तो जेम्स स्टोलनबर्ग। तो जेम्स स्टोलनबर्ग का कहना ये है कि जो नाटो है ना वो पहले से कहीं अधिक बड़ा और मजबूत और एकजुट बना है। कहीं बड़ा है, मजबूत है और एकजुट है, एकजुट है। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो आप इस बात को जानते हैं, मैंने आपको बता दिया है कि इनके इनके अंदर भी बहुत सारे आप देखिए तो डिस्प्यूट चल रहे हैं, बहुत सारे इश्यू चल रहे हैं, है ना? तो ऐसे में तो इसमें इसमें ही खुद फूट है ना? इस बात को समझिए। और नेटो आ जाने की वजह से भी देखिए तो बहुत ज़्यादा तो ऐसा तो है नहीं, बहुत ज़्यादा असिस्टेंट किसी को मिल रहा है, किसी को बहुत सुरक्षा मिल रहा है। लेकिन नो डाउट नेटो आने से काफ़ी कुछ कंट्रोल हुआ है। नेटो आने से भी जो दूसरी कंट्री है वो थोड़ी-सी डरती है, क्योंकि अभी देखिए नेटो का मेंबर्स यूक्रेन नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से नेटो सदस्य उसको असिस्टेंट दे रहे हैं, उसको 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 सब कुछ दे रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं, मिलिट्री सपोर्ट दे रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। तो नेटो नो डाउट काफ़ी एक इम्पोर्टेंट आप ग्रुपिंग कह लो जो डिफेंड करता है इन सारी कंट्रीज़ को, ये तो बात है ना? ये मानना पड़ेगा आपको। आगे देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए जो 32 सदस्य देशों के साथ यह अब तक का सबसे अधिक मतलब बड़ा सदस्य है। यह एक मायने में सच हो सकता है कि हालांकि समूह को भी महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इनको ऑब्वियसली बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। माना जाता है कि इसका विस्तार 2022 के यूक्रेन पर आक्रमण और नियंत्रण संघर्ष के पीछे एक प्रमुख कारण माना जाता है कि 2022 के बाद भी इसका विस्तार शुरू हुआ। वैसे इनिशियली देखा जाए तो 1991 के बाद इसका बढ़िया से विस्तार शुरू हो गया था, जैसे यूएसएसआर ब्रेक हुआ था, उसके बाद इसका विस्तार शुरू हो गया था। और मैंने कहा ना कि रशिया एक घायल शेर था। इनको ऐसा लगा कि भविष्य में रशिया फिर से इनको जवाब अच्छे से देगा, तो ये प्रोटेक्शन की तलाश कर रहे थे। तो ऐसे में यूएसए ने, ऐसे में नाटो ने उनको शरण दिया। नाटो ने कहा कि भैया चिंता मत करो, आप आ जाओ और इसकी सदस्यता ले लो, हम इसके बारे में सोच, है ना? मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें पिक्चर में चल रही हैं, है ना? इसको और मजबूत सशक्त करने की बात की जा रही है नाटो को। नाटो को सशक्त करने की बात कैसे चल रही है कि भाई अगर नाटो की बात करिए, नाटो में जो मिलिट्री एक्सपेंसेस है ना, बहुत सी कंट्रीज़ है जो 2% से कम करती हैं। मतलब जो 2% का बजट होता है, वो 2% बजट से भी कम करती हैं। और आज के टाइम में जो चैलेंजेस चल रहे हैं ना, यूएसए चाहता है कि जो भी कंट्री, जो भी इसके मेंबर्स कंट्रीज़ है ना, उनकी जो स्पेंडिंग है ना मिलिट्री पे, वो उनके बजट का 2% से अधिक हो, है ना? ताकि जो चैलेंजेस है ना, उसको हम अच्छे से टैकल कर पाएँ। ये एक कंसर्न चल रहा है नाटो में, इस बात को आपको समझना है ना? तो ये एक वेस्टर्न सिक्योरिटी अलायंसेस है, जो नाटो की बात करें, वेस्टर्न सिक्योरिटी अलायंस है ना, जिसका फाउंडेशन कब हुआ था, जो फाउंड किया गया था 4 अप्रैल 1949 को, मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया है। 12 इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स कंट्रीज थे, जैसे बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड एंड इटली, लग्जमबर्ग, द नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। आप इसको बात को समझ लीजिए, आप इसको याद रखिएगा कि इसके कौन कौन से फाउंडिंग मेंबर्स थे, ठीक है ना? उन्होंने वॉशिंगटन संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद 51 से शक्ति मिलती है कि जो स्वतंत्र राज्यों के व्यक्तिगत या सामूहिक बचाव के अंतर्निहित अधिकार को भी पुष्टि करता है। मतलब कि इसमें खुद यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसको पावर मिला है आर्टिकल 51 के तहत, कि अगर इसकी जो ग्रुपिंग है, इस ग्रुपिंग में जो मेंबर्स हैं, अगर किसी के ऊपर अगर किसी प्रकार का हमला होता है तो वो जवाब दे सकता है ना? वो इंडिविजुअली जवाब दे सकता है या ग्रुप के माध्यम से सब कुछ इकट्ठा, सब लोग इकट्ठा होकर भी उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक है? तो अगर आगे देखें तो एट द वेरी हार्ट ऑफ द अलायंसेस इज दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ द कलेक्टिव सिक्योरिटी। सो इसका अगर मुख्य मुख्य अगर 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 फैक्टर देखा जाए, मुख्य फैक्ट देखा जाए, तो इसका है कलेक्टिव सिक्योरिटी देना। नाटो का उद्देश्य है कलेक्टिव सिक्योरिटी देना। कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या होता है सर? अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया कि अगर आर्टिकल 5 ये कहता है, ये कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करता है कि अगर अगर किसी मेंबर कंट्री के ऊपर हमला हुआ, किसी एक मेंबर कंट्री के ऊपर हमला हुआ, तो माना जाएगा कि 32 के 32 मेंबर कंट्री के ऊपर हमला, और सभी लोग मिल करके क्या करेंगे, उसका जवाब देंगे। तो ये इसका मतलब होता है, ये इसका कॉन्सेप्ट है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? अगर बात करिए तो मैंने कहा आर्टिकल 5 के बारे में, तो जो आर्टिकल 5 है ना, इसका इम्प्लीमेंटेशन जो पहली बार हुआ था ना 9/11 9/11 के बाद, या उस समय भी जो है आर्टिकल 5 है उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, और सभी जो इसके पार्टीज हैं वो साथ आए थे, और के लिए एक जो चुनौती थी उसको उसको देखा गया था इनके माध्यम से। तो इसको भूलिएगा नहीं कि 26 या 9 सॉरी 9/11 में ही इसका एक तरीके से पहली बार इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था कहाँ, यूएसए के ऊपर।
यूएसए की, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो वाशिंगटन संधि के अनुच्छेद 5 को सामूहिक सुरक्षा पर इस जोखिम का मुकाबला करने के लिए जोड़ा गया था कि सोवियत संघ पूर्वी यूरोप के अपने नियंत्रण को महाद्वीप के अन्य हिस्सों तक विस्तारित करना चाहता है, और यूएसएसआर ने भी सहयोगियों के ऊपर उठाने का लक्ष्य रखा, और 1955 में वार्सा संधि को समाजवादी देशों के गठबंधन के रूप में गठित किया गया था, है ना। आगे देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए है ना कि भाई नेटो नेटो क्या करता है, नेटो की अपनी एक मिलिट्री है, में स्पेंडिंग करता रहता है। तो जिस तरीके से अफगानिस्तान में इनस्टेबिलिटी थी, तो अफगानिस्तान में जो नेटो की मिलिट्री थी ना, वो 20 साल तक सोचिए वहां पे डिप्लॉयड थी, 20 साल तक। और क्या कर रहे थे, जो अफगानिस्तान के जो मिलिट्री पर्सनल थे उनको क्या करते थे, ट्रेनिंग देते थे, है ना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना या उनको एडवाइस असिस्टेंट देना, ऐसा काम कर रहे थे ताकि वहां पे इनस्टेबिलिटी खत्म हो पाए, या रशिया के द्वारा जो वहां पे क्रिएट किया गया था माहौल, उसको शांत किया जाए, उसको स्टेबलाइज किया जाए। मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण है, बहुत से इसके बहुत से रीजन भी हैं, है ना, बहुत से रीजन भी हैं कि दोनों एक, जो रशिया की बात कर लीजिए, यूएसए की बात कर लीजिए, कि बहुत इन्फ्लुएंशियल होते हैं पूरे वर्ल्ड में, बहुत प्रभावशाली होते हैं पूरे वर्ल्ड में। हर मुद्दे में देखिए या हर इशू में इनका रोल देखिए, जो भी युद्ध हो रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हैं, उनमें इनका रोल आप देख पा रहे होंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो नो डाउट ये एक महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से ये सारी चीजें न्यूज में चल रही हैं, पिक्चर, है ना। तो हालांकि इसके लिए सभी सदस्यों को शामिल करते हुए सीधे सैन्य हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। कार्रवाई का पैमाना प्रत्येक सदस्य देशों पर निर्भर करता है। मतलब अगर कोई कार्रवाई किया जाता है तो जो सभी सदस्य हैं ना, वो एक साथ आकर के निर्णय लेते हैं कि नहीं ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर उनमें से एक भी असहमति होती है तो ये कार्य नहीं किया जाता है। 2001 को अमेरिका पर हुए हमलों के बाद ही लागू किया गया था आर्टिकल 5 को, ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं। तो इसके जो मूल फाउंडिंग मेंबर हैं 12 हैं, सो मूल 12 के अलावा सदस्यों में जैसे अगर बात कर लीजिए तो ग्रीस एंड टर्की 1952 में, वेस्ट जर्मनी 1955 में, लेटर द जर्मनी, कौन सा जर्मनी भी इसमें जुड़ गया, स्पेन 1982 में, रिपब्लिक हंगरी एंड पोलैंड, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुनिया, रोमानिया, स्लोविया एंड स्लोवेनिया 2004 में, अल्बेनिया एंड क्रोएशिया, है ना, मॉन्टेग्रो 2017 में आया था, और मैसिडोनिया 2020, फिनलैंड 2023 में, और अभी स्वीडन जुड़ा है 2024 में। बात को याद रखिएगा। और अभी जो टोटल मेंबर्स कंट्री हो गई हैं कितनी, 32 मेंबर्स कंट्री हो चुकी है। तो नो डाउट इसका जो विस्तार है, विस्तार बढ़ता जा रहा है, विस्तार बढ़ता जा रहा है। अब विस्तार बढ़ने का कारण यह है कि ग्लोबल अनरेस्ट, अभी आप विश्व की बात करिए तो विश्व में बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी चल रही है ना, इनस्टेबिलिटी चल रही है, जिसकी वजह से सबको सुरक्षा की आवश्यकता है, और नाटो की तरफ देख रहे हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? ये देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए सर, नाटो नाटो के बनने का कारण क्या था, या नाटो जब आया पिक्चर में, तो नाटो पिक्चर आने के बाद ऐसा क्या इसमें एक वेव आ गई कि सबको इसका मेंबर बनना है, सबको इसकी सदस्यता लेनी है, ऐसा क्या वेव आ गया? तो मैंने आपको बताया कि जब 1991 में जब यूएसएसआर जब ब्रेक हुआ था, तो उस टाइम रशिया रशिया बहुत ही अग्रेसिव था, और ऐसा लगा कि भविष्य में अगर रशिया अगर अगर चाहेगा या इसका अगर मन खराब होगा, तो भविष्य में जो अगल बगल की जो कंट्रीज हैं उनको क्या कर सकता है, परेशान कर सकता है, और इसीलिए सबको सुरक्षा की आवश्यकता हुई, और सबने इसका क्या किया, मेंबरशिप लेना शुरू कर दिया। अब यूएसएसआर ब्रेक क्यों हुआ, इसका मुख्य कारण क्या था, इससे इम्पैक्ट क्या पड़ा, इसके क्या क्या सिग्निफिकेंस थे, इसके कौन कौन से पॉलिटिकल, मिलिट्री, इकोनॉमिक और सोशल रीजन थे इस इंटीग्रेशन का, ये तमाम चीज़ें हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी, लेक्चर होगा, उसमें देखेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यूएसएसआर, ये सारे इंटरनेशनल रिलेशन के मुद्दे हैं। इसको आपको नहीं समझना है इंटरव्यू क्लासेस में, इसको इस पर ज़्यादा फोकस मत करिएगा, क्योंकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। अभी जो रिसेंट न्यूज़ में चल रहा है उसके बारे में आपसे पूछ, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली ये जानना है कि ये कारण क्या था, क्यों ऐसा चीज़ें हुई थी, क्यों क्यों यूएसएसआर ब्रेक हुआ था, क्यों इसके बाद बहुत से जो कंट्रीज हैं उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन आ गया था। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ की बात कर रही तो छोटे छोटे कंट्रीज़ में डिवाइड हो गए थे, तो क्यों अपने इंडिपेंडेंसी की मांग कर रहे थे, ऐसा क्या कारण हुआ था, उसमें किसका इन्फ्लुएंस था, ये तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारा नाटो, नाटो के बारे में कंप्लीट जानकारी के बारे में हम देखेंगे सब, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ऐसा ऐसा क्या था कि भाई नाटो के लोग मेंबर बनना शुरू हो गए थे 1991 के बाद। तो मैंने कहा ना, थ्रेट, जो भी थ्रेट है ना, उस थ्रेट को कम किया जाए। भाई थ्रेट कहाँ से आ सकता है, रशिया से आ सकता है, उनको लगा रशिया से बहुत सारा थ्रेट आ सकता है, इसको कम किया जाए। सो द सोवियत यूनियन वाज द प्राइमरी adversary that the NATO was formed to the counter during the Cold War. With the collapse and some questions whether the NATO original purpose still exist. तो जो प्राइमरी रीजन था कि इसमें एक वेव आ जाना, वो था यूएसएसआर का या सोवियत यूनियन का ब्रेक होना।
दूसरा एक रीजन हो सकता है सिक्योरिटी कंसर्न इन द ईस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप में एक सुरक्षा अभाव या सिक्योरिटी कंसर्न। डिस्पाइट द सोवियत यूनियन फॉल, सम द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज फील द वल्नरेबल्स एंड साउथ द सिक्योरिटी गारंटीड। जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना कि जब यूएसएसआर ब्रेक हुआ तो बहुत से ऐसे छोटी कंट्रीज थी, यूरोपियन कंट्रीज थे, जिनको एक तरीके से सिक्योरिटी की आवश्यकता हुई और ये नेटो को ज्वाइन किए ना। और नेटो इनको ऑफर किया कि भैया देखो, अगर तुम मेंबर बनोगे तो मैं तुमको प्रोटेक्शन दूंगा, मैं तुमको सुरक्षा दूंगा। इस बात को आप समझ पा रहे हैं। और आज के टाइम में जो रशिया है ना, इसको क्या मानता है, थ्रेट मानता है कि भैया आप दरवाजे पे आ गए मेरे, आप दरवाजे पे आ गए, है ना, ये गलत बात है। तो रशिया इसको थ्रेट के रूप में देखता है और इसीलिए आज रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है वो चल रहा है और अभी तक चल रहा है। बड़ी बात है, ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो राजनीतिक विज्ञान के अमेरिकी प्रोफेसर जॉन एम एडफील्ड, जिन्होंने 1990 के दशक के मध्य में प्रकाशित जर्नल पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में एक नाटो के कार्य पर लिखा था कि 3 कारण बताए गए हैं कि नाटो क्यों बच गया, मतलब नाटो क्यों अभी एग्जिस्ट कर रहा है, इसके मुख्य कारण क्या क्या है। ये कोल्ड वॉर के बाद अगर देखिए तो इसमें एक ग्रोथ हुआ, इसमें एक फ्लड आया, है ना। कोल्ड वॉर भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी देखेंगे हम लोग बहुत अच्छे से। तो अगर आप बात कर दीजिए, अगर नाटो की बात करें तो भाई नाटो में मुख्य कंसर्न क्या है, बहुत से चैलेंजेस अभी देखने को आपको मिल रहे हैं। चैलेंजेस मैंने आपको बताया कि सबसे पहला है कि नाटो के जो मेंबर्स है उन्हीं के बीच में फूट होना या उन्हीं के बीच में बहुत सारे डिस्प्यूट। दूसरा चैलेंज है कि मिलिट्री एक्सपेंसेस। अगर स्पेंडिंग देखिए, मिलिट्री स्पेंडिंग देखिए, तो बहुत सी ऐसी कंट्री हैं जो अपने बजट का 2% से भी कम स्पेंड कर रही हैं, ठीक है। तो ऐसे में ये एक कंसर्न है, चाहते हैं कि नहीं, जितनी कंट्रीज हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, एटलीस्ट अपने बजट का 2% से ऊपर क्या करें, स्पेंड करें, ताकि नेटो और मजबूत हो पाए। ये दूसरा मुख्य चैलेंज है। तीसरा मुख्य चैलेंज ये है कि भाई नेटो के होने के बाद भी अभी युद्ध रुक नहीं रहे हैं, शांति स्टैब्लिश नहीं हो रही। तो ऐसा क्या कारण है कि भाई ऐसी बहुत सारे प्रॉब्लम चल रही हैं। तो सब कुछ देखते हैं हम आज की क्लास में। तो दूसरा वह नाटो की संस्थागत अनुकूलन क्षमता को श्रेय देते हैं और इसने मध्य और पूर्वी यूरोप में स्थानीयकृत संघर्षों को रोकने और नियंत्रित करने में कैसे भूमिका निभाई है, पूर्वी सोवियत ब्लॉक के भीतर सक्रिय रूप से स्थिरता को बढ़ावा देकर। मेरी बात समझ रहे हैं। तो मैंने एग्जैक्टली वही बात करी है कि वो सिक्योरिटी की आवश्यकता क्यों पड़ी, सुरक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी, बिकॉज ऑफ रशिया, बिकॉज ऑफ, ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए क्या इसके चैलेंजेस, व्हाट द चैलेंजेस दैट नाटो फेस टुडे। आज के टाइम में नाटो कौन कौन से समस्याओं को झेल रहा है, फेस कर रहा है। अगर इसकी बात करें तो जब नाटो के सदस्य 2019 में स्थापना के 70 साल का जश्न मना रहे थे, है ना, एकत्रित हुए थे, तो सदस्य के बीच स्पष्ट तनाव थे। तो उस समय जो सदस्य थे इनके बीच में स्पष्ट तनाव थे और राष्ट्रपति जो थे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने तर्क दिया कि देशों को अपना जो सैन्य खर्च है ना बढ़ाने की जरूरत है, सैन्य खर्च क्या बढ़ाने की जरूरत है। और 2014 में नाटो के सदस्यों ने रूस द्वारा क्रीमिया को, जैसे 2014 में अगर देखिए तो रसिया ने क्या किया, क्रीमिया पे क्या किया, कब्जा कर लिया। तो जैसे क्रीमिया पे कब्जा करने के बाद रक्षा पर अपने सकल घरेलू उत्पादन का कम से कम 2% खर्च करने का वादा किया था कि भैया, जैसे क्रीमिया देखिए तो क्रीमिया पे रशिया का क्या कब्जा हो गया। तो ऐसे में 2014 में जो यूएसए ने कहा, प्रॉमिस लिया कि देखो भैया, जितने आप सदस्य कंट्रीज है ना, आओ और अपना जो स्पेंडिंग है ना 2% से ऊपर करो, क्योंकि खतरा बढ़ रहा है, रशिया बहुत अग्रेसिव हो रहा है, रशिया का जो एक्सपेंशन है वो बढ़ रहा है। तो भैया देखो, अगर आप चाहते हो प्रोटेक्शन, तो अपना जो मिलिट्री का स्पेंडिंग है ना उसको 2% से ऊपर करो अपने बजट का, अपने जीडीपी का, तब जाकर के हम सोचेंगे कि तुमको प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो ये पिक्चर में आया, न्यूज में आया। और जब 70वां जब एनिवर्सरी मना रहे थे, है ना, इसकी फॉर्मेशन का, तो उस टाइम में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति जो यूएसए के थे, उन्होंने कहा था भैया देखो, अपनी स्पेंडिंग बढ़ाओ, क्योंकि अभी चैलेंजेस रुके नहीं है, चैलेंजेस आते रह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में आप इसको समझिए इस बात को। हालांकि केवल कुछ देश ही सीमा पार कर पाए हैं। ट्रंप ने इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि यह उन देशों के लिए अनुचित था जो अमेरिका जैसे आवश्यक खर्च कर रहे हैं। 2023 तक 30 सदस्यों में से 11 ने सीमा से अधिक खर्च किया है। मतलब 2% का जो लिमिट है जीडीपी का खर्च का, वो इन्होंने किया है। जैसे मान लीजिए ये जो कंट्रीज दिख रही हैं आपको ब्लू में, पोलैंड, यूएसए, ग्रीस, इस्टोनिया, लिथुआनिया, फिनलैंड, रोमानिया, हंगरी, लातविया, यूनाइटेड किंगडम्स एंड स्लोवाक रिपब्लिक। तो इन्होंने क्या किया है, 2% से अधिक अपने बजट का खर्च किया हुआ है, ठीक है। लेकिन जो कंट्रीज 2% से कम खर्च की है, ये एक चिंता का विषय है नाटो के लिए, है ना। तो ये एक कंसर्न है। तो ये काफ़ी चीज़ें न्यूज़ में चल रही हैं कि अगर स्पेंडिंग नहीं होगी भैया, तो आपका प्रोटेक्शन कैसे होगा, आपकी सुरक्षा कैसे की जाएगी। ये एक कंसर्न है, आप इस बात को समझ। तो एक प्रमुख कारण पिछले वर्ष रूस का यूक्रेन पर आक्रमण था। फिनलैंड और स्वीडन जैसे, मतलब इसमें एक और चैलेंजेस क्या था
भैया रूस में देखिए, रूस ने कैसे आक्रमण कर दिया यूक्रेन पे, अभी भी युद्ध चल रहा है। फ़िनलैंड और स्वीडन का किस तरीके से जो टर्की है वो विरोध कर रहा है। सो फ़िनलैंड और स्वीडन जैसे देश जिन्होंने आमतौर पर अपने विदेश नीति के फैसलों पर तटस्थ रहने के लिए जाना जाता है, एक आक्रामक रूस के सामने सामूहिक सुरक्षा के विचार से आकर्षित लग रहे थे। मतलब ये माना जाता है कि भैया फ़िनलैंड और स्वीडन तो ऑलरेडी बहुत ही शांति तरीके से अपनी बात को रखते हैं, लेकिन फिर भी ये महसूस कर रहे हैं कि नहीं, हमें भी प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। रसिया का कब दिमाग खराब हो जाए और हम पे आक्रमण कर दे। तो ये सब बात आप समझिए, ठीक है? ये भी एक उनमें से कारण है, चैलेंजेस हैं इसके। तो एक प्रमुख कारण पिछले वर्ष, और आप देखिए इसमें क्या है ना, ओपन डोर पॉलिसी है, ओपन डोर पॉलिसी है। इसके जो अगर मेंबर्स बनना अगर कोई चाहे तो बन सकता है, बशर्ते ये होना चाहिए कि जितने मेंबर्स कंट्री है वो सहमत हो, है ना? अगर वो असहमत होंगे तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन सहमति अगर है तो वो बन सकते हैं। सो न्यू एप्लीकेंट फॉर इट टू बिकम द मेंबर्स, टर्की हेल्ड ऑफ द अगेंस्ट द स्वीडन एंड द फिनलैंड फॉर द लॉन्ग एज द टू कंट्रीज politicians criticized the Turkey in the past over the human rights violations. Turkey also claimed the countries gave the refuse to the terrorists, है ना? तो नो डाउट जो टर्की था स्वीडन का फिनलैंड का विरोध करता आया है, क्योंकि स्वीडन और फिनलैंड का कहना था कि टर्की में ना बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन वायलेशन हो रहा है ना, ह्यूमंस, है ना? आप देखिए वहाँ पे राइट्स के वायलेशन हो रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन। तो ऐसे में दोनों के बीच में टसल था, दोनों के बीच में डिस्प्यूट था, लेकिन इसके बावजूद भी स्वीडन मेंबर बना इसका। तो ये कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि इनमें बहुत ज़्यादा सहमति नहीं है, इनमें भी बहुत ज़्यादा फूट आपको देखने को मिल रही है नाटो में भी, ठीक है? लेकिन नो डाउट आज के टाइम में जो नाटो है वो काफ़ी बेहतर सुरक्षा प्रोवाइड कर रहा है। नाटो की वजह से बहुत सा दबदबा है कंट्रीज़ का, ये तो मान सकते हैं, क्योंकि नाटो ने दिखाया है जिस तरीके से यूक्रेन को सपोर्ट किया। आप देख रहे हैं अभी तक युद्ध चल रहा है, अभी तक युद्ध चल रहा है। मतलब छोटी-सी कंट्री यूक्रेन अभी तक ऐसे कितना अफोर्ड, इस बड़े से वॉर को कैसे अफोर्ड कर पाएगी? ये सोचने की बात है। तो इस बड़े वॉर को अफोर्ड तभी कर पा रही है जब इसके पास सपोर्ट है, किसका? नाटो का। तो ऑब्वियसली नाटो का सपोर्ट होने से काफ़ी मजबूती आती है, काफ़ी इनको बहुत ही शक्ति मिलती है। बात को आप समझिए। तो ये कहा गया भैया देखो, अगर नाटो है, नाटो के मीटिंग्स में ये कहा गया कि इसको एनलार्जमेंट या एक्सपेंशन ना कहा जाए, कि अगर इसके मेंबर जुड़ रहे हैं तो इसको माना जाए कि एक्सपेंशन हो रहा है, इसका एनलार्जमेंट हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, है ना? इसका एक्सपेंशन नहीं हुआ, क्योंकि वो तो एम्पायर में होता है। अगर कोई राजा है तो वो अपने एम्पायर को इनलार्ज करता है। सो नाटो इनलार्ज, आर्टिकल 10 कहता है 1949 नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी स्पेशली यूजेस द वर्ड्स enlargement. Using this expansion is the describe the process of the bringing the new members into the alliances only the feeds into the propaganda machinery adversary like the Russia that wrongly describe the NATO as a ever expanding empires and including the Russia, है ना? तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप enlargement बोलो, है ना, उसको expansion मत बोलो, expansion मत। वो तानाशाही टाइप का लगता है कि हम तो अपने साम्राज्य को बढ़ा रहे हैं, विस्तार दे रहे हैं। ठीक है? ये बात समझ गए आप? ये सारी चीज़ें। So the disagreement between the countries have led the intra-bloc tensions in the past, and two, in the 2019 French President Emmanuel Macron said there was a lack of the strategic coordination between the European allies on the one hand and the United States and the Turkey other hand. तो ऑलरेडी इनमें बहुत सारा टसल देख पा रहे हैं, ऑलरेडी इसमें बहुत से ज़्यादा विभेद आप देख पा रहे हैं नाटो मेंबर्स में ऑलरेडी, ठीक है? अगर अन्य चैलेंजेस की बात किया जाए तो जबकि नाटो को लगता है कि यूक्रेन रूस युद्ध ने उस एक नया फोकस क्षेत्र दिया है, युद्ध के लिए धन प्राप्त करना फिर से सदस्यों के बीच असहमति का एक स्रोत बन गया है ना? यूक्रेन की नाराजगी के लिए बहुत कुछ है, इसलिए इस साल महासचिव जो स्टोलेनबर्ग ने कहा है कि भैया देखो, आप यूक्रेन परेशान मत हो, है ना? आपको हम लोग क्या करेंगे, फंड देंगे। तो 107 बिलियन डॉलर की फंड की भी प्रावधान या सुझाव दिया गया है इनके द्वारा कि यूक्रेन को भी सपोर्ट दिया जाए, असिस्टेंट दिया जाए इस युद्ध में, और 1.7 बिलियन डॉलर का इसको असिस्टेंट दिया जाए। ऐसी बात इस नाटो के मीटिंग में की गई है, ठीक है? और ये देखिए, मतलब आपको ये सोचना चाहिए कि युद्ध कैसे बंद हो, आप ये सोच रहे हो कि युद्ध कैसे और आगे बढ़े, है ना? तो शांति का एक ही रास्ता है, वो होता है एग्रीमेंट, वो होता है एकॉर्ड, है ना? तो वो करने की आवश्यकता है, और फिर से इसको देखने की ऐसी आवश्यकता, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, पूरे वर्ल्ड के जीडीपी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, वर्ल्ड के इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, ट्रेड्स पे इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। तो ऐसे में महंगाई आप देख सकते हो, आम जो जीवन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, पड़ भी रहे हैं। तो इसको एक एग्रीमेंट या फिर इसको मतलब साथ में आकर के इसको कुछ निष्कर्ष निकालना चाहिए, तो न कि फंडिंग करना चाहिए। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो कि अगर आप वॉर के लिए, अगर आप कुछ व्यवस्था कर रहे हो, वॉर के लिए स्पेंडिंग बढ़ा रहे हो आप, तो ये गलत चीज़ है। ऐसे जो युद्ध है ना, युद्ध हमेशा किसी न किसी को आगे तो आना पड़ेगा, तभी रुक सकता है। अगर आप भी टसल में, वो भी टसल में है, तो ऐसे तो खतरा न्यूक्लियर वॉर का है। अगर जिस दिन किसी का मूड खराब हुआ तो न्यूक्लियर वॉर कर देगा, तो ऐसे में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना?
तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थिति बन सकती है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा तबाही आ जाएगी। तो इस युद्ध को विराम देना चाहिए, इस युद्ध को रोकना चाहिए और इसके लिए सभी कंट्री को एक साथ आना चाहिए। नो डाउट नाटो उसमें से एक कंट्री हो सकता है बहुत, जो पहलू कर सकता है, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है कि भई आप शांति लाओ, आप पीस लाओ, आप स्टेबिलिटी लाओ, है ना? वॉर से सारे सिचुएशन हालात नहीं सही हो सकते हैं। अब नाटो का एक्सपेंशन बढ़ रहा है, अब नाटो का एक्सपेंशन जब बढ़ेगा तो ज़ाहिर-सी बात है रशिया को और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा, रशिया और चाहेगा कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो ये ऐसे नहीं देखना है, अपने डेवलपमेंट पे फ़ोकस करना है, विकास पे फ़ोकस करना है और नहीं तो सुपर पावर बनने की होड़ में कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो ये समझने की आवश्यकता है, ये करने की आवश्यकता है। शांति हमारा परम उद्देश्य है, ठीक है? तो इस बीच ट्रंप अब व्हाइट हाउस के लिए एक मजबूत दावेदार है ना? अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है उसके लिए मजबूत दावेदार हैं। तो इस साल नवंबर में अमेरिकी का चुनाव होने वाला है। अपने अभियान के हिस्से के रूप में उन्होंने कहा है कि अमेरिका उन देशों की रक्षा नहीं करेगा, मतलब अमेरिका उन देशों की रक्षा नहीं करेगा जिसका मिलिट्री स्पेंडिंग 2% से कम है अपने बजट का, है ना? तो द यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शंस डू इन नवंबर इन दिस ईयर, अपार्ट फ्रॉम दिस कैंपेन he has said the US would not protect the countries that do not meet the 2% of their targets, raising the concerns about the alliance's future under the possible Trump administration. जब ट्रंप बनेंगे राष्ट्रपति तो जिस भी मेंबर कंट्री का स्पेंडिंग अपने बजट से 2% कम होगा उसका प्रोटेक्शन यूएस से नहीं करेगा। इनको समझने की आवश्यकता है, ये अपना स्पेंडिंग बढ़ाएं। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये इसके कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ समस्याएं हैं जो आपको समझना। नो डाउट कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये आप यूरेशियन कंट्री के लिए एक सिक्योरिटी ग्रुपिंग है ना, जिसको रशिया हेड करता है, रशिया इसकी बात करता है। So the recently Prime Minister of Armenia said that his country has frozen its participations in the Russia-led collective security treaty organizations because the bloc has failed the country. About the collective security treaty organization की अगर बात कर लें इसकी, तो द इंटरगवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंसेज है यूरेशिया का, है ना, विच वॉज स्टैब्लिश 2022 में इसको बनाई गई थी, 2002 में इसको बनाई गई थी। मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन द प्रेजेंट आर द रशिया, इसकी जो मेंबर्स हैं रशिया, आर्मेनिया, बेलारूस, है ना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान इसके मेंबर हैं, फाउंडिंग मेंबर्स हैं। तो बैकग्राउंड की बात करें तो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी जो था वो साइन किया गया था 1992 में, है ना, लेकिन ये पिक्चर में 2002 में आया। तो द तश्किन बाय दी हेड्स द 6 कंट्रीज आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। सब्सिक्वेंटली द अजरबैजान एंड जॉर्जिया, बेलारूस ज्वाइंड इट, बाद में ये भी ज्वाइन कर लिए। द ट्रीटी कम इनटू द फोर्स 1994 में ये ट्रीटी पिक्चर में आई, इन्फोर्स हुई, ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इनका भी अपना सिस्टम है, कौन? CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, बात को समझ। तो मुझे आशा है कि आज आप बहुत कुछ सीखे होंगे, नाटो के बारे में बहुत कुछ समझ पा रहे होंगे। नाटो का जो एक्सपेंशन हो रहा है ना, नाटो का जो एक्सपेंशन हो रहा है या नाटो का जो इलार्जमेंट हो रहा है, इसके भी अपने चैलेंजेस हैं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा नाटो को बढ़ा रहे हो इसका ये मतलब है कि अभी जो ग्लोबल अनरेस्ट है वो बना हुआ है, अभी भी जो वर्ल्ड में जो इनस्टेबिलिटी है वो बन रही है ना, बात को समझिए। अगर भाई अगर अगर वर्ल्ड में अगर बात करिए, वर्ल्ड में अगर 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 आप देखिए इनस्टेबिलिटी बनेगी, है ना, अगर वर्ल्ड में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, स्टेबिलिटी अगर नहीं रहेगी, है ना, तो क्या होगा? नाटो का जो विस्तार है वो बढ़ेगा, नाटो का जो एक्सपेंशन है, नाटो का एक्सपेंशन, तो नाटो का एक्सपेंशन बढ़ना इसका मतलब ये शो करता है कि वर्ल्ड में स्टेबिलिटी नहीं है ना, इनस्टेबिलिटी है ना, इनस्टेबिलिटी बनी। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये एक मुख्य चुनौती है, मुख्य कारण है और ऐसे ऐसे विस्तार करने से शांति नहीं आ सकती है। शांति तब आएगी जब एक प्लेटफ़ॉर्म पे सब लोग आकर के विकास की बात करेंगे, गरीबी की बात करेंगे, है ना? कैसे डेवलप कंट्री क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे, इन सब चीज़ों की अगर बात करेंगे तब जाकर विकास हो सकता है। बाकी विनाश के रास्ते पे तो लोग चल ही रहे हैं। विनाश के रास्ते पे ये जो है रास्ता ये विनाश का है, विकास का नहीं है। तो ये समझने की आवश्यकता है, ये सोचने की आवश्यकता है सारे कंट्रीज़ को, क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए अभी वॉर चल रहे हैं इज़राइल का चल रहा है फ़िलिस्तीन से, है ना? तो इसमें बहुत से टसल आप देख पा रहे हैं। अभी ईरान में बहुत, मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा अनरेस्ट क्रिएट हुआ है।
जिस तरीके से म्यांमार में आप देखिए सिविल वॉर चल रहे हैं, यूक्रेन रशिया के जो वॉर चल रहे हैं, इससे पहले अगर अफ्रीकन कंट्रीज़ में देखिए तो सूडान, साउथ सूडान के बीच में जो स्थिति जो खराब चल रही है, मिलिट्री कूप जो हो रहे हैं लगातार, आप अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करिए तो उसमें जो मिलिट्री कूप हो रहा है, तो अनरेस्ट अभी भी ग्लोबल में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो अनरेस्ट क्रिएट हो रहे हैं ना, इसका मुख्य कारण ये है कि सुपर पावर बनना। सबको होड़ लगी है सुपर पावर बनना, सबको होड़ लगी है कि सुपर पावर का बहुत खास बनना। इसको छोड़ करके विकास की बात करनी चाहिए, इसको छोड़ करके गरीबी की बात करनी चाहिए, इसको छोड़ करके क्लाइमेट चेंज की बात करनी चाहिए, इसको छोड़ करके क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट की बात करनी चाहिए। तभी विकास आ सकता है पूरे वर्ल्ड में और एक क्षेत्रीय लेवल पे, एक प्राइमरी लेवल पे। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो इसको नो डाउट समझने की आवश्यकता है और कैसे पीस एस्टैब्लिश हो इसकी चिंता करनी है, न कि इसको एक्सपेंशन पे या वॉर या फिर ऐसी ट्रीटी की बात करनी है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।